वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है डेरिवेटिव्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। कैलकुलस हमने देखा ही था कि हमने शुरू में कैलकुलस को जब डिफाइन किया था, कैलकुलस इज स्टडी ऑफ चेंज। चेंज क्या था? चेंज इन वन वेरिएबल विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द सेकेंड वेरिएबल। इफ देर इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को चेंज करने जा रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज द ये स्टडी जो है वो कैलकुलस का पार्ट है। लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेस है कैलकुलस का। और जब हम बेस अब हम कर चुके हैं, लिमिट की डेफिनेशन अब हम कर चुके हैं, कंटिन्यूटी भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम स्टडी ऑफ चेंज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चेंज किस तरह से निकाला जा सकता है। जब हम किसी भी चीज को एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम चेंज किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मूविंग कार ही है, हमारा टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये भी स्टडी ऑफ चेंज ही है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करना इज ए स्टडी ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना दैट इज आल्सो ए स्टडी ऑफ चेंज। तो एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज मीन्स कि हमारे पास सपोज कि ये स्ट्रेट लाइन लिया हमने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। कि अगर हम x की एक फर्स्ट पोजीशन यहाँ है, दिस इज x1 एंड सेकंड पोजीशन हमने x2, तो चेंज इन x कितना हुआ यहाँ पर हमारा x2 माइनस x1, और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y कि यहाँ पर x1 के ऊपर y की वैल्यू है y1 और यहाँ पर है y2, तो हमारा चेंज इन y कितना हुआ, दैट इज y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज x2 माइनस x1। दैट मीन्स चेंज इन x कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करेगा किस में, y में। तो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज वो आया हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यही हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या बताती है कि हमारी लाइन कितना इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ कितनी इंक्लाइंड है, हमारे पास वो स्लोप बताती है। या अगर हमारे पास ये पता चल जाए कि एक्स में चेंज करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कितना हो रहा है वाई में, तो हमें लाइन की स्लोप मिल जाएगी। लाइन की स्लोप की एक प्रॉपर्टी है कि मैं चेंज अगर कांस्टेंट रखूं एक्स का, तो मेरा वाई का चेंज जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स अगर मैं एक्स को मूव कर रही हूँ 1 से 2 तक और वाई चेंज, वाई की इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारे पास x1 है दैट मीन्स 1, x2 है मेरा 2, यानी कि मैंने चेंज किया 1 यूनिट का, 1 यूनिट चेंज इन x हुआ। तो करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो जाएगा, y1 आ जाएगा मेरा m प्लस सी, इनके x की वैल्यू 1 पुट की है मैंने, और यहां मेरी आगे y की वैल्यू 2m प्लस सी। तो चेंज इन y कितना हुआ मेरा, चेंज इन y हुआ दैट इज 2m प्लस सी माइनस का m प्लस सी, दैट मीन्स m का चेंज हुआ। सेम इसी तरह से अगर मैं x को फिर से 1 यूनिट का चेंज करूं, 2 to 3 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन x मैंने कांस्टेंट रखा दैट इज अगेन 1 यूनिट रखा, तो y में कितना चेंज हुआ, y फिर से आ जाएगा दैट इज 2m प्लस सी 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, और y इधर आ जाएगा, जब x की वैल्यू 3 है तो y से आ जाएगा 3m प्लस सी। तो चेंज इन y कितना हुआ, फिर से m हुआ। दैट मीन्स मैं x का अगर चेंज कांस्टेंट रख रही हूँ तो मेरा y का चेंज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स मेरी जो स्लोप आएगी वो हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशो आने वाली है वो सेम आने वाली है। मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके ये रेशो निकाल सकती हूँ, किसी भी दो पॉइंट के ऊपर एवरेज निकाल सकती हूँ। एवरेज इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन अगर हमारे पास मैं पाथ को चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पाथ लिया, जहां पैराबोलिक पाथ लिया हमने ये पाथ लिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे जब हम x को चेंज कर रहे हैं, सपोज मैंने पाथ लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फिर से वही अगर मैं x को 1 to 2 लेके चल रही हूँ तो चेंज कितना होगा y में, y चेंज होगा 1 to 4, यानी कि x की वैल्यू 1 पर y होगा और x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4 होगी। इट मीन्स चेंज इन y कितना हुआ मेरा, चेंज इन y हुआ किसके बराबर, 3, 4 माइनस 1 3। अगर x फिर से 2 to 3, चेंज इन x मैंने सेम रखा, दैट मीन्स चेंज इन x मेरा 1 यूनिट ही रहा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ चेंज इन x 1 यूनिट था तो y में चेंज m था, चेंज x इन में जब चेंज किया 1 यूनिट का फिर से चेंज m था। दैट मीन्स मेरा जो चेंज था, एवरेज चेंज था, दैट इज कांस्टेंट था। यहाँ पर मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट।
स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन अब हमने किया 2 to 3, दैट मीन्स मेरा y चेंज होगा 4 to 9, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9, दैट मीन्स चेंज इन y कितना हुआ मेरा 5 हो गया। 9 से 4 का डिफरेंस, दैट मीन्स 5 हो गया। दैट मीन्स जैसे ही मैं x को चेंज अगर कांस्टेंट भी रखती हूँ, लेकिन मेरा y में जो चेंज है वो चेंज होता जा रहा है। दैट मीन्स मेरे 2 पॉइंट जैसे ही चेंज करोगे मेरा रेट चेंज हो रहा है। तो एवरेज हमारे पास सेम नहीं आ रही, अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग आ रही है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज किस तरह से निकाला जाएगा, कि अगर हमारी पॉइंट यहाँ पर है तो हमारा रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाएगा किसी पॉइंट के ऊपर। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास ए और बी। अब हमारा रेट ऑफ चेंज का मतलब तो क्या है कि चेंज इन वाई विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स। तो हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट के साथ ही चेंज देखूं कि यहाँ पर ये पॉइंट है और मैं चेंज इन सिंपल देखने जा रही हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स मेरा दोनों पॉइंट्स कंसाइड कर चुके हैं, b माइनस बी ओवर a माइनस सी, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज तो 0/0 आ गया, दैट इज इनडिटर्मिनेट। लेकिन हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन हम कैलकुलस में कर चुके हैं। तो मैथमेटिशियन जो है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन किया गया मैथमेटिशियंस द्वारा, कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ एक नेबरिंग पॉइंट ले लिया, दैट इज a प्लस एच, और इसी के साथ ही f ऑफ a प्लस एच, और यहाँ एवरेज निकाल दी गई, इन दोनों पॉइंट्स की एवरेज। लेफ्ट साइड से भी ले सकते हो सेम, यहाँ पर नेबरिंग पॉइंट a प्लस एच। तो अब जब एवरेज निकाली गई हमारे पास और h टेंड्स टू 0 कर दिया गया, h टेंड्स टू 0, h इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू at 0, that means this point getting closer and closer to a। तो अब जो चेंज आएगा कि जैसे ही हम ये कह दें, अब मेरा जो चेंज आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स होंगे a f a, और डिवाइडेड बाय h a प्लस एच माइनस a। ये जो चेंज आएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट a। तो ये एवरेज भी है, लेकिन एवरेज किसकी निकाले, दो, हम एवरेज निकाल भी 2 पॉइंट के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब एवरेज निकली तो वो h इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज अप्रोचिंग टू 0। h कैन नॉट बी इक्वल टू a, h a के इक्वल नहीं है, अदरवाइज 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी। h इज अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 मीन्स लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, और लिमिट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो चीज आ रही है दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन लेके आया। तो दैट इज, अब ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज के बजाय अब हमारे पास क्या आया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये क्या देगा, हमारा स्लोप ऑफ कर्व देगा। लाइन के स्लोप क्या हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज से ही निकल गई थी, लेकिन जब हम कर्व की बात करें, हमारी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी और तरीके की है, या स्ट्रेट लाइन भी हो जाए तो भी, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए। तो ये हमारे पास जब हम h को 0 अप्रोच कराएंगे, दैट क्वांटिटी गिव्स स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए। वो किस तरह से होगी आगे हम देखेंगे भी सही अभी इसको, ये स्लोप ऑफ द कर्व, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ ये, अब स्लोप ऑफ द कर्व का डेफिनेशन हमारे पास आगे करेंगे कि स्लोप ऑफ द कर्व का मीनिंग क्या है। स्लोप ऑफ द लाइन का मीनिंग तो हमारे पास ये आ गया, ये लाइन कितना इंक्लाइंड है, तो ये जो रेशियो आएगी दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये हमें पता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, वेयर थीटा इज द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन। तो कॉन्सेप्ट कैसे आया, एवरेज रेट ऑफ चेंज से ही हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पर जब हम गए तो हमारा कॉन्सेप्ट आया स्लोप ऑफ कर्व एट सी का, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही हमें डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट तक लेके गया। अब ये जो नोटेशन आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम डेरिवेटिव की नोटेशन पढ़ते हैं, या डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी जब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन और लेबनिज दोनों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। आगे पीछे थे, किसी ने कुछ काम पहले किया, किसी ने कुछ काम बाद में किया। तो जो मेनली हम आज की डेट में हम डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर जितना भी वर्क है वो सारा के सारा जो बेस बनाया गया वो न्यूटन और लेबनिज द्वारा ही बनाया गया। दोनों बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे जिनको कैलकुलस का मास्टर भी कहा जाता है, कैलकुलस का यूं कह सकते हो कि फादर भी कहा जाता है न्यूटन को। और तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं की तरफ से ही आए हमारे पास। लेबनिज आज की जो नोटेशन हम यूज करें dy by dx,
ये नोटेशन भी हमें लेविनस ने दी थी। डेरिवेटिव dy स्टैंड्स फॉर दिस इज चेंज इन y, चेंज इन y ही हम लेने जा रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन x। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, इनफाइनेटेसिमल, dy का मतलब ही इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज इन y, यहाँ पर सेम करस्पॉन्डिंग चेंज इन x। तो ये जो आया हमारे पास दिस इज अगेन स्लोप ऑफ द लाइन ही है, लेकिन हमारा dy बाई x का मीनिंग तो उसी से आया कि डेल्टा x जो है वो 0 को टेंड कर जाए। डेल्टा x अगर 0 को टेंड कर जाए, ये जो डेल्टा x है दैट इज चेंज इन x, और ये जो बना चेंज इन y, तो डेल्टा x अगर 0 को टेंड कर जाए दैट मीन्स वी आर गेटिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज की नोटेशन जो दी गई दैट वाज गिवन बाय लेमिनिस। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी का, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का, तो सपोज हमारे पास किसी पॉइंट P है, हमारे पास किसी कर्व के ऊपर P पॉइंट x1 y1 लिया और ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। तो P पॉइंट हमने फिक्स रखा, Q पॉइंट हमने उसके नेबरिंग में कोई भी लिया है, कोई भी नेबरिंग में पॉइंट, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन PQ क्या होगी? स्लोप की हमें डेफिनेशन आ गई कि स्लोप हमारे पास लाइन की क्या होती है, द चेंज इन y विद द चेंज इन x, इनकी जो रेशियो आती है दैट इज कॉल्ड स्लोप। इनके हमारे पास स्लोप को अगर हम लिटरल भाषा में, लेमन की भाषा में देखें कि हम कितना राइज कर रहे हैं जैसे ही हम x की तरफ रन कर रहे हैं, कि अगर हम x की पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो हम कितना राइज कर रहे हैं। हो सकता है राइज की बजाय डाउन भी करे तो स्लोप मेरी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारी डेफिनेशन कि y में कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज इन x, as we are moving towards x-axis, how much we are moving towards y-axis. तो how much जो क्वांटिटी है that is gives the slope. तो PQ लाइन, PQ जो लाइन बनेगी that is this line, PQ लाइन जैसे डॉटेड ब्लैक लाइन बनाई है, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। P के कोऑर्डिनेट लिए हमने x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट लिए हमने x2 y2। अब Q डैश एक और पॉइंट लिया, P मैंने फिक्स कर रखे हैं, मैं मूव कर रही हूँ Q डैश Q डबल डैश इस तरह से। Q डैश कोई और पॉइंट है जो क्लोजर टू P आ चुका है, एज Q हमारा थोड़ा सा फार था लेकिन Q डैश हम थोड़ा सा और पास लेके आए हैं P के। तो हमारी स्लोप क्या होगी y3 माइनस y1 ओवर x3 माइनस x1। x3 y3 कोऑर्डिनेट किसके लिए हमने Q डैश के। एक और पॉइंट P के जस्ट और क्लोजर ले गए हम Q डबल डैश दैट इज x4 y4, फिर से स्लोप निकालनी किसकी PQ डबल डैश की। ये सारे सेकेंड लाइन्स हैं कर्व की सेकेंड लाइन्स है हमारे पास। तो x1 y1 फिर से हमारे पास PQ डबल डैश की स्लोप निकाली तो वो ये आ गई y4 माइनस y1 x4 माइनस x1। तो जैसे जैसे हम Q पॉइंट को नियर लेके जा रहे हैं किसके P के, तो वो जो सेकेंड लाइन है वो हमें टेंजेंट लाइन के क्लोज आती हुई दिख रही है। टेंजेंट लाइन हमारी ये थी, दिस वाज द टेंजेंट लाइन, कि जैसे जैसे हम Q पॉइंट को क्लोजर लेके जा रहे हैं P पॉइंट के, तो हमारी जो सेकेंड लाइन है अगर हम इसको जूम कर दें, काफी जूम कर दिया, तो ये जो लाइन है हमारे पास नियर दिखेगी इसके जैसे जैसे हम Q को अप्रोच करते जा रहे हैं, किसके P के अप्रोच करते जा रहे हैं। दैट मीन्स सेकेंड लाइन अप्रोचेस टू टेंजेंट लाइन एज Q अप्रोचेस टू P, कि सेकेंड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन को अप्रोच कर रही है। तो जब सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन को अप्रोच कर रही है तो ये जो क्वांटिटी है जो सेकेंड लाइन की स्लोप थी ये किसकी स्लोप बन जाएगी, अब टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाएगी। तो लिमिट Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, बिकॉज सेकेंड लाइन ही टेंजेंट लाइन बन जाएगी जब हम Q को P को अप्रोच करवाएंगे, तो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन बिकम्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम Q पॉइंट को P के क्लोज लेके जा रहे हैं तो हमारी स्लोप सेकेंड लाइन की किसके बराबर होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ये जो तुम्हारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है वो क्या दे रहा था हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इसका मतलब जब Q, अगर सपोज दिस वाज द पॉइंट और ये जो पॉइंट लिया हमने दिस इज x1 प्लस h और f की वैल्यू x1 प्लस h, तो जब हम इसका स्लोप का डिफरेंस लेने जा रहे हैं, स्लोप लेने जा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या बन जाएगी इस केस में, f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x1 plus h minus x1. ठीक है, y4 is this, x4 is this, y4 minus y1, x4 minus x1. This was the instantaneous rate of change when we are approaching h to 0. That means ये पॉइंट किसको अप्रोच कर जाएगा, P को, जब मेरा h 0 को टेंड कर जाएगा। तो ये क्या थी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और वो किसके बराबर आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। एंड दैट इज वी जो जनरली हम डिनोट करते हैं, दैट इज f डैश x1
So it means f dash x1 gives the slope of the tangent line at point x1. So this was the geometrical meaning of the different derivative at a point. कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो क्वांटिटी आ रही है f dash x1 which gives the instantaneous rate of change at point x1, that means this value gives the slope of the tangent line. That means हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर कर्व कितना स्टीप है, स्लोप यही बताती है कि हमारा तो हमारा स्लोप यही बताती है कि हमारा कर्व जो है वो कितना इंक्लाइंड है, कितना स्टीप है, वो सारा जो वैल्यू है दैट मीन्स वो रेट ऑफ चेंज भी बताएगी। अब हमारे पास कि जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, इनकी जस्ट इसके क्लोजर जाएंगे तो वो कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ मूव कर रही है, स्टीप अपवर्ड है, स्टीप डाउनवर्ड है, दैट गिव्स बाय द क्वांटिटी f dash x1 दैट वाज आल्सो गिवन द बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो अब हम ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देंगे कि फंक्शन को किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा। तो नेक्स्ट वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देने जा रहे हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल कब कहेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i इज इक्वल टू ए बी। ये इंटरवल लिया डोमेन ऑफ f के लिए, हमारे पास इंटरवल कोई भी हो सकता है दैट मे बी ओपन, बट अभी अगर हम क्लोज इंटरवल लेने जा रहे हैं तो उसके साथ हम डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे डेफिनेशन देने जा रहे हैं। फंक्शन को जब भी हम डिफरेंशिएबल कहेंगे किसी पॉइंट के ऊपर कहेंगे, कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन तो हमने ये लिए इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। तो पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने जा रहे हैं और पॉइंट किसके अंदर है, वो उसी इंटरवल के अंदर है। ना तो ए के इक्वल ना ही बी के इक्वल, इंटीरियर पॉइंट है हमारे पास ए और बी इंटरवल के बीच में। अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट क्या है f of c plus h माइनस f of c over h लिमिट h टेंड्स टू 0, कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो c के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अब हमें पता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और वो दोनों सेम हो तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स इस क्वांटिटी की ये जो पूरी क्वांटिटी आ रही है, अब यहाँ पर ये क्वांटिटी पूरी की पूरी h के ऊपर डिपेंड कर रही है, c तो मेरा फिक्स है, तो ये पूरी क्वांटिटी अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स 0 अगर h 0 पॉजिटिव को टेंड करे दैट मीन्स h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 0, h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 0, कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए और वो दोनों सेम हो तब हम कहते हैं फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, और जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करते हैं f डैश c से। तो हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो कॉमन वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड f डैश c, और जिसको हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c। और ये जो चीज आ रही है दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c, और ये जो चीज आएगी दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c। इट मींस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट c के ऊपर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और उस कॉमन वैल्यू को डिनोट करने जा रहे हैं f डैश c से। इसको फर्दर सेकंड नोटेशन भी दे सकते हैं कि f डैश c माइनस दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या l स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट c, या फिर राइट डेरिवेटिव ऑफ f डैश c। तो नोटेशंस हमारी किसी भी तरीके से हो सकती है, दीज आर ओल्ड नोटेशन जस्ट। अब हमारे पास फंक्शन तो डिफाइंड है इंटरवल के ऊपर, c मैंने इंटीरियर पॉइंट लिया था तब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी कि अगर फंक्शन a के ऊपर भी तो डिफाइन है, तो a के ऊपर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होगा, a के हम राइट साइड में जा सकते हैं, a के लेफ्ट साइड में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा a के लेफ्ट साइड में डोमेन का पोर्शन ही नहीं है। अगर हमारे पास c पॉइंट a के इक्वल हो जाए तब हम सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे भी नहीं। दैट मींस इफ h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h सिर्फ बल a पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तब हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट a, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से b पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, b पॉइंट के ऊपर b के लेफ्ट साइड में डोमेन हमारे एग्जिस्ट कर रही है, तो b के ऊपर डिफरेंशिएबल कहने का मतलब कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट के ऊपर, b के ऊपर। दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ b प्लस h माइनस f ऑफ b ओवर h इज गोइंग टू एग्जिस्ट एंड दैट इज डिनोटेड बाय f डैश b। इफ हमारा फंक्शन जो है वो डोमेन हमारी किसके इक्वल है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, तो a के ऊपर हमारे पास राइट डेरिवेटिव लेंगे, b के ऊपर लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे, और इंटीरियर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव लेंगे जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी को फंक्शन को प्रूव करना हो। तो
तो ये हमारी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन थी। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज की थी। कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या कह रही थी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास जो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का साइन है, जैसे हमारे पास फंक्शन कहने जा रहे हैं, मान लो ए बी के ऊपर ही डिफाइन है और सी कोई इंटीरियर पॉइंट है, तो अगर एफ सी पॉजिटिव है तो एक ने एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेल्टा नेबरहुड हमने निकाले थे, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जहां फंक्शन की वैल्यू उस नेबरहुड में भी, अगर एफ सी पॉजिटिव है तो उस नेबरहुड में भी पॉजिटिव है, एफ सी अगर नेगेटिव है तो उस नेबरहुड में भी नेगेटिव है। दैट मींस कंटिन्यूटी क्या कर रही है कि फंक्शन का नेचर उसके नेबरिंग में भी वही होगा जो उस पॉइंट के ऊपर है। सेम इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। डिफरेंशियबिलिटी के साथ प्रॉपर्टीज किस तरह से रिलेट होंगी कि अगर हमारा एफ डैश सी यानी कि किसी भी पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसका क्या मीनिंग होगा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो उसका क्या मीनिंग होगा। इतना तो हमें पता चल गया कि एफ डैश सी जो हो रहा है मिल रहा है, दैट मीन्स वो मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप मिल रही है। अगर मेरा एफ डैश सी पॉजिटिव है दैट मीन्स मेरी स्लोप पॉजिटिव है। वी आर मूविंग टू अप द कर्व, की कर्व के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर एफ डैश सी नेगेटिव है दैट मीन्स हम कर्व के डाउनवर्ड जा रहे हैं। जैसे ही हम एक्स को राइट साइड में मूव कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, तो वी आर मूविंग अप द कर्व और वी आर मूविंग डाउन द कर्व, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द डेरिवेटिव। तो अब हम इसको हम फंक्शन के नेचर के ऊपर भी हम डिफाइन देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन का नेचर डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। और अब हमारे पास पूरे के पूरे डोमेन में फंक्शन को डिफरेंशियबल कब कहा जाएगा, अगर डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल है। कि अगर हमें ये कहा जाए कि फंक्शन डिफाइंड है ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशियबल ऑन आई। पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशियबल कब होगा, जब वो डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल। That means the function f is differentiable on an interval I if it is differentiable at every point of I. एवरी पॉइंट में जब इंटीरियर पॉइंट है तो लेफ्ट राइट दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों सेम आने चाहिए। और जब हम ए और बी के ऊपर कर रहे हैं तो ए के ऊपर सिर्फ राइट डेरिवेटिव, बी के ऊपर सिर्फ लेफ्ट डेरिवेटिव। इट मींस हर पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव डिफाइन हो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है। अब हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियबल कोई भी फंक्शन, उसका ग्राफ देख के कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। हमने जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन दी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो कॉमन वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड स्लोप। और स्लोप मींस और आल्सो द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट सी। अब यहाँ ये जो वैल्यू है जिसको हमने राइट हैंड डेरिवेटिव का है, तो ये भी वही चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, दैट मींस स्लोप है। स्लोप है बट इन द राइट साइड ऑफ सी। दिस इज आल्सो द स्लोप इन द लेफ्ट साइड ऑफ सी। कि किसी भी पॉइंट सी के ऊपर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में स्लोप निकालनी है कर्व की, राइट साइड में स्लोप निकालनी है कर्व की, और हमारे पास अगर वो दोनों स्लोप अप्रोक्सीमेटिंग आ रही है या अप्रोचिंग आ रही है दोनों एक दूसरे को, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है एट पॉइंट सी के ऊपर। अब हम इस कर्व को देखें, अगर हम ये हमारा जो ग्राफ है दैट इज कंटिन्यूस, क्योंकि कहीं ब्रेक नहीं आ रहा हमारे ग्राफ में, और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इस पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास लेफ्ट साइड में जाए हम, सी के राइट साइड में जाए, फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो सी को अप्रोच करती हुई, तो हम सी के लेफ्ट साइड से जाए, सी के राइट साइड में जाए, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट को अप्रोच करती हुई देखेंगे, दैट इज एफ सी। ये जो हाइट बनने वाली दैट इज एफ सी। तो हमारा ग्राफ तो कंटिन्यूस है, लेकिन क्या डिफरेंशियबल है इस पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप की बात करूं, लेफ्ट साइड में जो हमारे पास टेंजेंट लाइन आने वाली है, लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट लाइन आने वाली है वो ये बनने वाली है सी के लेफ्ट साइड में। सी के राइट साइड में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्लोप जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो सी के राइट साइड में जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट, वो इस लाइन की स्लोप के बराबर ही, और सी के लेफ्ट साइड में जो स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप। तो इस लाइन के स्लोप और इस लाइन के स्लोप तो बराबर नहीं है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप क्या हो जाएगी मेरी, जीरो। इस लाइन की स्लोप तो ऑब्वियसली जीरो नहीं है, दैट इज इंक्लाइंड टू द सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट के सी के लेफ्ट साइड में हमारे पास स्लोप ये दे रही है, ये लाइन। सी के राइट साइड में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा जो फंक्शन ब्रेक हो रहा था इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो डिफरेंट स्लोप्स आ रही है। सी के राइट साइड में स्लोप अब जो आएगी, सी के लेफ्ट साइड में जो स्लोप आएगी, दैट आर डिफरेंट। हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी यही कह रही है, इफ द स्लोप आर सेम इन द लेफ्ट साइड ऑफ सी, इन द राइट साइड ऑफ सी, देन फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट सी।
दैट मीन्स हमारी जो कर्व है वो स्मूथ होनी चाहिए, हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, शार्प एज कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर मुझे शार्प कॉर्नर दिख गया है तो स्लोप मेरी चेंज हो गई है, सी के लेफ्ट साइड में कुछ हो रहा है, सी के राइट साइड में स्लोप कुछ हो रहा है, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। इस पॉइंट के ऊपर आए अब हम कि यहाँ पर हमारे पास फिर से कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये इस इधर के राइट साइड में जा रहे हो, इधर के जब राइट साइड में जा रहे हो फंक्शन स्ट्रेट लाइन ही है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स इस यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन शार्प एज कहाँ दिख रही है मुझे? यहाँ पर। तो इस पॉइंट के जीरो के लेफ्ट साइड में मेरी जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो यही बनने वाली है और इसकी स्लोप यहाँ जाएगी इतनी। जीरो के राइट साइड में हमारे पास स्लोप चेंज होगी, कि स्लोप क्या था? एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, तो मेरी स्लोप चेंज होगी। दैट मीन्स जीरो की लेफ्ट साइड और जीरो की राइट साइड में हमारा फंक्शन की स्लोप डिफरेंट आ रही है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। दिस इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस एक्स का ग्राफ है हमारे पास, जीरो के लेफ्ट साइड में जाए या जीरो की राइट साइड में जाए, फंक्शन की वैल्यू जीरो को अप्रोच करती हुई दिखेगी, तो फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था। दिस वाज आल्सो द एग्जांपल कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। अब यहाँ पर आ रहे तीसरा एग्जांपल, जहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, अगर मैं सी को होल भी कर दूं, सी पॉइंट के ऊपर होल है, दैट मींस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, या सी को क्लोज भी कर दो, तब हमारे पास हुआ क्या? दैट मीन्स हमारे पास कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है सी के ऊपर। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो मेरे पास सी के राइट साइड में डेरिवेटिव ये आ रहा है, सी के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास दोनों डेरिवेटिव, सी के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का मीनिंग स्लोप कुछ और आ रही है लाइन की, टेंजेंट लाइन की, सी के राइट साइड में स्लोप कुछ और आ रही है टेंजेंट लाइन की, तो दिस फंक्शन इज अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स यहाँ से ये भी पता चला कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो कभी भी नहीं होगा। तो फर्स्टली फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है अगर मुझे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बनानी है तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या था हमारा? कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन की, और साथ में हमारा जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। राइट, जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट नहीं कहा हमने एग्जिस्ट करने के लिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी जब हमारे पास फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल करने जा रहे हैं। लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब भी हमारे पास फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाए, स्टिल नॉट फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि हमें फंक्शन की लिमिट नहीं निकालनी उस केस में, हमें स्लोप की लिमिट निकालनी। स्लोप लेफ्ट साइड में, स्लोप राइट साइड में, कि अगर स्लोप वाला जो वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट और राइट में बराबर है, फंक्शन की वैल्यू नहीं, स्लोप की वैल्यू अगर लेफ्ट और राइट में बराबर है तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी, जब फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट में बराबर हो और सी के बराबर हो तब वो कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट ए कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इसका प्रूफ हमने एनालिटिकली प्रूफ भी हमने इसको फर्स्ट ईयर कैलकुलस में किया था। तुम चाहो तो इसको दोबारा से, क्योंकि लेक्चर अवेलेबल है कैलकुलस के, फर्स्ट ईयर कैलकुलस के भी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के यूट्यूब चैनल पर ही, तुम चाहो तो उससे एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कैलकुलस में पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा और डीप स्टडी करनी है कि एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ए कंटीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इसके काफी सारे एग्जांपल हमने फर्स्ट ईयर कैलकुलस में ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उसको एक बार ये तुम डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि अब ये चैप्टर जो है हमारे पास मेनली डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हम आगे उसको डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी से ही रिलेट करेंगे। बेसिक जो इसका और बेस अगर बनाना है तो फिर कैलकुलस के लेक्चर्स को देख के और डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो जो हम फर्स्ट थ्योरम लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि डेरिवेटिव का साइन फंक्शन का नेचर किस तरह से डिफाइन करेगा। डेरिवेटिव हमारे पास लेके चल रहे किसी भी पॉइंट सी के ऊपर, हमारे पास फंक्शन की जो डोमेन दे रखी है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर, दैट मीन्स मेरी टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट सी, एंड एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, कि डेरिवेटिव का जो साइन है सी के ऊपर वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरी स्लोप टेंजेंट लाइन की पॉजिटिव है एट पॉइंट सी। तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एट पॉइंट सी के ऊपर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा।
अब पहले तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ हमारे पास वो लेके चल रहे हैं, और उसके बाद हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फंक्शन को हमारे पास इंक्रीजिंग कब कहते हैं? एफ इज इंक्रीजिंग इन एंड इंटरवल की बात करूं, अगर मैं फंक्शन को किसी इंटरवल ले लिया, वो हमारे पास ए से बी इंटरवल लिया, फंक्शन का इंक्रीजिंग कब कहेंगे? ए से बी में। ए से बी में हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अगर एक्स लेस देन वाई है, देन एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई। कि एक्स अगर वाई से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू भी एफ वाई से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ग्राफ इस तरह से बने इंक्रीजिंग वे में। एक्स अगर वाई से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू भी एफ वाई से क्या होनी चाहिए? छोटी। दिस इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई। whenever x is less than y, इट मीन्स जब जब हम x को राइज कर रहे हैं, दैट मीन्स x को आगे लेके चल रहे हैं, तो हमारा ग्राफ भी जो है वो राइज कर रहा है। तो हमारे पास एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई, दिस इज द फंक्शन इंक्रीजिंग। हमारे पास यहाँ इक्वालिटी भी हो सकती है, फंक्शन हमारे पास इक्वालिटी भी लेके आ सकता है, बट एक्स लेस देन वाई है तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ वाई, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अगर यहाँ स्ट्रिक्ट साइन डाल दो, नॉट इक्वालिटी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए बी, कि जितने भी पॉइंट्स ए बी के अंदर है। डिक्रीजिंग में क्या होगा? डिक्रीजिंग में क्या होगा? जैसे जैसे हम एक्स को मूव कर रहे हैं, वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कि एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर तो एफ एक्स है, बट वाई के ऊपर एफ वाई की वैल्यू ये हो चुकी है। एक्स इज लेस देन वाई डिक्रीजिंग के केस में, डिक्रीजिंग के केस में एक्स लेस देन वाई है, बट एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई से बड़ी होगी या इक्वल भी हो। दिस इज डिक्रीजिंग बट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए बी। अगर इक्वालिटी हटा दे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आ जाएगा। तो फंक्शन को इंक्रीजिंग इंटरवल में कब कहेंगे? डिक्रीजिंग कब इंटरवल में कहेंगे? दैट मीन्स यहाँ पर तुम चेक भी कर सकते हो कि हमारी जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी, एफ वाई माइनस एफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? एफ वाई माइनस एफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स तो पॉजिटिव है, बट एफ वाई माइनस एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यहाँ मेरी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर मेरी अपवर्ड जा रहे हो करके, जैसे जैसे हम एक्स की तरफ रन कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रन कर रहे हैं, हम राइज कर रहे हैं, तो हमारे स्लोप पॉजिटिव आती है। दैट मीन्स फंक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम एक्स को राइट साइड में मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं एक्स की राइट साइड में, मैं राइज करने के बजाय स्टेप डाउन कर रही हूँ, तो हमारी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, फंक्शन जो है वो मेरा डिक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास अब किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहोगे? एफ इज, ये तो इंटरवल की बात की थी हमने, फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एट सी, सी के ऊपर इंक्रीज करने का मीनिंग क्या होगा? किसी पॉइंट के ऊपर इंक्रीज करने का मीनिंग, पॉइंट के नेबरिंग में उसका क्या बिहेवियर होगा? कि सी पॉइंट के नेबरिंग में वो इंक्रीज हो सकता है, कहीं इंक्रीज कर रहा हो, कहीं डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन किसी पॉइंट के नेबरिंग में, नेबरिंग मीन्स यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ देखा, सी पॉइंट का नेबरहुड उठा लिया जाए, तो सी पॉइंट की नेबरिंग में फंक्शन राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, वो हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताएगा। तो जब हम इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड ऑफ सी, सम नेबरहुड ऑफ सी। तो एफ इज इंक्रीजिंग एट सी का मतलब देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस। अब इंटरवल का मीनिंग हमें पता है, फंक्शन को इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा? फंक्शन को इंक्रीजिंग कहने का मतलब कि whenever x is less than y, fx should be less than equal to fy. इट मीन्स जब जब कोई भी पॉइंट c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में है, कोई भी दो पॉइंट कहीं पर भी हो, x अगर y से छोटा है तो fx should be less than equal to fy। इसमें दो तरह के पॉइंट है, एक जो c से बड़े और एक जो c से छोटे। इट मीन्स यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वो c से छोटे हैं, यहाँ जो पॉइंट है वो c से बड़े हैं। तो अगर कोई पॉइंट c से बड़ा है कोई भी तो fx should be greater than equal to fc, ये इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पर फिर से अगर कोई पॉइंट x c से छोटा है तो fx should be less than equal to fc, कि जो भी साइन यहाँ डाला है सेम f के साथ भी साइन रहेगा, इक्वालिटी हटा दे तो वो स्ट्रिक्ट का साइन हो जाएगा। x अगर लेस देन y है तो इमेजेस भी इमेजेस से कम है, इमेज वैल्यू भी इमेज से कम है। x अगर c से बड़ा है तो इमेज वैल्यू भी इमेज से बड़ी है, स्ट्रिक्ट के केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में। तो इंक्रीजिंग के केस में हमारा
जो आर्ग्यूमेंट के बीच में साइन है, इनपुट के बीच में जो साइन है वही आउटपुट के बीच में रहेगा, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहने का मतलब कि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस नेबरिंग इंटरवल में। इंटरवल में हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग हमें पता चली गया है कि अगर साइन एक्स और वाई के अंदर जो साइन है और वही उनके इमेजेस के बीच में साइन रहे तो इंक्रीजिंग, अगर साइन रिवर्स हो जाए तो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्ट के केस में हम इक्वालिटी को छोड़ देते हैं, तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हमारे पास फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी एंड एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट सी। सी के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अब हम इस ग्राफ से अगर हम देखें एक बारी, तो अगर ये पॉइंट लिया मैंने x1 पॉइंट के ऊपर मेरा जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी वो ये आएगी। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है यहाँ दिख रही है तुम्हें, स्टीप जो फॉरवर्ड जा रहा है, हमारा एरो जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं x को इधर मूव करूंगी तो मेरा फंक्शन जो है वो राइज कर रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम x2 के ऊपर आए तो हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है, दैट मीन्स हमारी स्लोप जो है वो 0 हो गई है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा अगर हमारे पास एफ डैश सी 0 आ जाए तो। एफ फिर से हमारे पास x3 एक और पॉइंट लिया जहां हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास डाउन की तरफ जा रही है, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो स्टेप डाउनवर्ड कर रहा है, फंक्शन की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से जो फंक्शन दिख रहा है वो हमें डिक्रीजिंग दिख रहा है। ग्राफ अप दिख रहा है तो स्लोप हमारी पॉजिटिव है, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन की स्लोप दिख रही है तो फंक्शन हमारा इस पॉइंट के नेबरिंग में कांस्टेंट है। यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो ग्राफ होगा इस पॉइंट के ऊपर वो डिक्रीजिंग दिखेगा। फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पर लिया तो हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है क्योंकि हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो देट वाज जस्ट ग्राफिकली हमने देखा कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमारी स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसके नेबरिंग में, स्लोप अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उसके नेबरिंग में, अगर मेरी स्लोप 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा उसके नेबरिंग में। तो पॉइंट के ऊपर कहने का मतलब उसके नेबरिंग में कैसा नेचर होगा उसके ऊपर आ रही। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तीनों बात का प्रूफ सेम ही है, तो हम स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग का प्रूफ करेंगे, सेम उसी तरह से डिक्रीजिंग का प्रूफ और उसके बाद कांस्टेंट का प्रूफ। तो फर्स्ट प्रूफ वी आर गोइंग टू टेक इज, अगर मेरा एफ डैश सी पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग होगा सी के ऊपर। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमने यूज करनी है। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सी, therefore this limit is going to exist. This limit exists and equal to f dash. Limit exist करने का मतलब left hand limit and right hand limit both are going to exist. We can say put in the another form, limit fx minus f of c over x minus c. x को हमने c plus h पुट कर दिया कि जस्ट x इज रिप्लेस्ड विद c plus h। अगर x 0 को टेंड कर रहा है x मेरा c को टेंड करेगा। तो दिस इज अनदर नोटेशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी f डैश c। अब लिमिट एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन, तो अगर हम इस पूरी चीज को हम gx नाम दें तो क्या निकल के आया, इस पूरी चीज को ब्रैकेटेड वाली चीज को लिमिट x टेंड्स टू c gx और f डैश c को अगर हम नाम l दे दें तो हमारी डेफिनेशन लिमिट की क्या कहती है, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट gx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। तो ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन सेम हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी any real number such that कि f dash c अब हमारा पॉजिटिव है, f dash c पॉजिटिव है तो उसमें से मैं एप्सिलॉन घटा भी दूं तो भी पॉजिटिव रहना चाहिए। एप्सिलॉन कोई ऐसा रियल नंबर चूज कर लिया कि f dash c में से घटाने के बाद भी वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स मुझे क्या चूज करना है,
एफ डैश सी शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, और मुझे एप्सिलॉन चूज करना है लेस देन एफ डैश सी। तो एफ डैश सी हमारे पास पॉजिटिव था, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐसा चूज करना है जिसकी वैल्यू एफ डैश सी से छोटी है। बस इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया हमने। वो क्यों किया आपको हमें पता चल जाएगा आगे कि हमने रिस्ट्रिक्शन ये क्यों लगाई। तो अब क्योंकि हमारे पास 0 और एफ डैश सी के बीच में दोनों रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स आएंगे, तो कोई एक एप्सिलॉन हमने रियल नंबर चूज कर लिया जो हमारे पास 0 से बड़ा भी हो और एफ डैश सी से छोटा भी हो। अब हमारे पास क्या करना है, लिमिट की डेफिनेशन। देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जी एक्स, यानी कि माइनस एल, एल का काम मेरा ये था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो जब जब ये होगा तब तब ये होल्ड करेगा, ये whenever x belonging to c minus delta to c plus delta, this is going to hold। ये क्या बचा हमारे पास, fx minus fc over x minus c is less than, जब हम इसको खोलेंगे तो epsilon plus f dash c and that is greater than f dash c minus का epsilon। अब हमारा एप्सिलॉन तो हमने कैसा लिया हुआ है, 0 और एफ डैश सी से बीच में। अब यहाँ पर इस चीज को लेके चल रहे हैं, अगर हम इंक्रीजिंग वाला केस लेके चल रहे हैं, डिक्रीजिंग वाला लेके चलेंगे तो हम इस साइड को लेके चलेंगे, और डिक्रीजिंग के केस में फिर से उसी तरह से हम एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि इसमें एप्सिलॉन ऐड करने के बाद भी वो नेगेटिव है, या अगर एफ डैश सी नेगेटिव है तो एप्सिलॉन हमने ऐसा चूज करना है कि उसमें एप्सिलॉन ऐड करने के बाद भी वो नेगेटिव है। दैट मींस वी हैव टू चूज एप्सिलॉन लेस देन माइनस ऑफ एफ डैश सी, अगर मेरा एफ डैश सी नेगेटिव हो जाए तो डिटो प्रूव करेंगे हम उन्हीं लाइंस के ऊपर। तो अब हम ये पोर्शन लेके चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस साइड जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाली है, सिर्फ उस पोर्शन को लेके चल रहे हैं। तो एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx minus fc over x minus c whenever x belonging to c minus delta c plus delta x is not equal to c। क्योंकि लिमिट में हम डिलीटेड नेबरहुड लेते हैं, c पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, c के लेफ्ट में और c के राइट में लेंगे, c पॉइंट के ऊपर हमने नहीं लिया क्योंकि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमने कंटिन्यूटी नहीं कहा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जी एक्स की एल के इक्वल, दैट मीन्स एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड ऑफ सी, एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड ऑफ सी, जी एक्स अप्रोचेस टू एल। तो डिलीटेड नेबरहुड एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी हो गया तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको डिलीट भी कर दिया। अब यहां पर आओ, हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इंक्रीजिंग मीन्स so we are taking the interval c minus delta to c and taking the interval c to c plus delta, इसी इंटरवल के दो टुकड़े कर दें। c माइनस डेल्टा टू c के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग निकालेंगे और c टू c प्लस डेल्टा के बीच में भी ग्राफ इंक्रीजिंग निकालेंगे। दैट मींस पूरे इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग है, c ओ इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर भी ग्राफ इंक्रीजिंग हमने निकालना है और यहाँ पर भी ग्राफ इंक्रीजिंग निकालना है। यहाँ वी आर गोइंग टू टेक c माइनस डेल्टा टू c। केस नंबर 1, when x belongs to c minus delta to c, that means x is less than c. x is less than c means x minus c is negative. x minus c is negative. Now from this quantity हमने एप्सिलॉन ऐसा चूज किया था विच इज लेस देन एफ डैश सी, तो ये जो चीज आ रही थी पॉजिटिव आ रही थी। नाउ फ्रॉम दिस नंबर दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने आप ही क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, because we have taken this quantity positive, so this quantity is also positive. Now fx minus fc over x minus c is positive. x minus c नेगेटिव है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, x माइनस सी नेगेटिव है, तो पूरी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, पूरा न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इट मींस न्यूमरेटर आल्सो शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो हमारा टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। देयरफॉर fx माइनस fc शुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है और पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस fx इज
less than f of c. It means whenever x less than c, fx is less than fc. तो सेम साइन रहा है कि अगर x c से छोटा है तो fx is less than fc. सेम इसी तरह से केस नंबर 2 पे अगर हम आए, केस नंबर 2 पर, केस नंबर 2 कब होगा? जब हमारा x लेंगे हम c टू c प्लस डेल्टा. इस वाले पोर्शन में भी हमने फंक्शन इंक्रीजिंग निकाल लेंगे, इसमें भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और c तो इक्वल लिया नहीं. इट मींस डिलीटेड नेबरहुड c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा में भी फंक्शन जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग आएगा. अब इस इंटरवल में क्या कौन से पॉइंट है? जो x c से बड़ा है, दैट मींस x माइनस c जो होगा वो ग्रेटर देन 0. x माइनस c अगर पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, दिस मींस fx माइनस fc इज ऑल्सो पॉजिटिव फ्रॉम स्टार्ट, कि वो क्वांटिटी fx माइनस fc ओवर x माइनस c पॉजिटिव है. यहां से क्या मिला मुझे? fx माइनस fc इज पॉजिटिव. इट मींस whenever x greater than c, fx is greater than fc. तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया? therefore f is increasing in c to c plus delta. लेकिन अभी हमने ध्यान से देखो, हमने सिर्फ c के साथ इसका कंपैरिजन किया है. यहाँ पर भी c के साथ कंपैरिजन किया है कि x c से बड़ा है तो fx fc से बड़ा, x c से छोटा है तो fx fc से छोटा. लेकिन हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन तो कहती है कि कोई भी दो पॉइंट लेंगे हम, x y से छोटा तो fx y से छोटा, इधर से यहाँ पे कोई दो पॉइंट लेंगे तो कंपैरिजन किसी भी दो पॉइंट के इंटरवल के अंदर किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं. तो हमारे पास जरूरी नहीं कि हम चीज से कंपैरिजन करें. तो अब तुम्हारे लिए, अगर हम, एक चीज अब तुम्हारे लिए आज की एक्सरसाइज में छोड़ रही हूँ कि अगर मैं c से कंपैरिजन करके इंक्रीजिंग निकाल सकती हूँ, तो किसी भी दो पॉइंट को लेकर x और y कोई भी दो पॉइंट है इस इंटरवल में, x और y कोई भी दो पॉइंट है इस इंटरवल में, x अगर लेस देन y है तो fx शुड बी लेस देन fy. यहाँ पर x ग्रेटर लेस देन y है, fx शुड बी लेस देन fy. यहाँ पर भी इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग बाय टेकिंग एनी टू पॉइंट इन दिस इंटरवल और इन दिस इंटरवल. फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में यहाँ इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल यहाँ इंक्रीजिंग होगा. तो इट मीन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा में भी फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो ये प्रूफ है हमारा f डैश c ग्रेटर देन 0 के साथ. सेम प्रूफ हम करेंगे f डैश c लेस देन 0 के साथ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. वो भी आज की एक्सरसाइज में तुम करोगे कि f डैश c अगर नेगेटिव है तो f जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. तो आज तुम इसको कमेंट बॉक्स में डाल दोगे आज के प्रूफ को, जो भी होगा कि अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा.